नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पेश है आज का बुलेटिन। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में आज बवाल हो गया। एक तथाकथित हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने यहां 2 ट्रक रोक लिए। उनका आरोप था कि ट्रकों में प्रतिबंधित पशु का मीट है। कुछ लोगों पर ट्रक चालक के साथ मारपीट का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिए हैं और 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में एबीएस कॉलेज के पास हंगामा हो गया। यहां कथित तौर पर गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रक को रोक लिया और जमकर हंगामा किया। इनका आरोप था कि ट्रक में प्रतिबंधित पशुओं का मीट ले जाया जा रहा था। आरोप ये भी है कि ट्रक के ड्राइवर की पिटाई भी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि उसमें केवल खाल थी जो कारखाने ले जाई जा रही थी। इस दौरान सड़क पर काफ़ी देर तक हंगामे की स्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस व्यवस्था पूरी कर रही है। शहर के प्रसिद्ध मंदिर दुधेश्वर में लाखों कांवड़ियों के जल चढ़ाने की संभावना है। इसी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और महंत नारायणगढ़ी से वार्ता भी की। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। गाजियाबाद में कांवड़ के लिहाज से 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। इन 3 दिनों में हाजी का जल चढ़ता है। लाखों कांवड़िया दुधेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इसकी जांच करने के लिए पुलिस कमिश्नर अजय मिश्र, अपर पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी, डीसीपी सिटी जोन निपुण अग्रवाल, एसीपी घंटाघर कोतवाली सलोनी अग्रवाल, एसीपी एलआईयू और कोतवाल महेश सिंह राणा आज मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने महंत नारायणगढ़ी से मुलाकात करके मंदिर के चप्पे चप्पे के बारे में जानकारी ली और सुरक्षा के प्रबंध पर बात की। दुधेश्वर मठ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए अधिकारियों ने आसपास के सभी स्थानों का निरीक्षण भी किया। पुलिस कमिश्नर अजय मिश्र ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर व्यवस्था समय से पहले ही पूर्ण हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में बदमाशों ने पुलिस को एक बार फिर खुली चुनौती दे दी। यहां दिन दहाड़े सुनार की दुकान पर लूट हुई। बताया जा रहा है कि शालीमार गार्डन क्षेत्र में डीएलएफ कॉलोनी में ज्वेलर की दुकान है, जहां हथियारबंद 2 लड़के आए और सरेराह लूट करके चले गए। खोड़ा थाना क्षेत्र में एक आदमी की मौत हो गई। पता चला कि मरने वाला परवेज लोनी का रहने वाला है। वो खोड़ा में अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। प्रेमिका के परिजनों ने चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। लड़की के पिता समेत 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थाना खोड़ा क्षेत्र के एक पीआरवी से सूचना प्राप्त हुई कि परवेज नामक एक 23 वर्षीय युवक जो कि मुस्तफाबाद लोनी का रहने वाला है, उसको वंदना विहार थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी के शक में पीटा गया है। पुलिस द्वारा जब सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी की गई तो ये पाया गया कि वंदना विहार में रहने वाले 42 वर्षीय संजय, जिनकी बेटी से ये परवेज पूर्व से परिचित था, इनके द्वारा एवं इनके अन्य परिजनों, संजय के अन्य परिजनों के द्वारा परवेज को पीटा गया है। उसके बाद जब परवेज को अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा इसे मृत घोषित कर दिया गया है। परवेज के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके संजय एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सभी तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। सूदखोर के उत्पीड़न से परेशान होकर एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। ये आदमी लोनी बॉर्डर क्षेत्र के गिरी मार्केट में मिठाई की दुकान करता था। बताया जा रहा है कि मौके से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में उसने लेन देन का पूरा ब्यौरा लिखकर सूदखोर पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। लोनी बॉर्डर पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित फांसी पर लटके व्यक्ति को परिजनों की सहायता से उतारकर सीएचसी लोनी ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो मृतक के मेज पर एक डायरी मिली, जिसमें डायरी में सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें पैसे के लेन देन को लेकर जीतू
बंसल जितेंद्र बंसल पर आरोप लगाया गया। इस संबंध में परिवार वालों के तहरीर के आधार पर थाना आसानी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। लोक प्रहरी संस्था द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में जीत कर आए महापौर, चेयरमैन और पार्षदों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सांसद और कई मंत्री भी शामिल हुए। लोक प्रहरी सामाजिक संस्था द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अभिनंदन और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऊर्जा और वैकल्पिक राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, बागपत के सांसद सतपाल सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, राज्य मंत्री केपी सिंह मलिक, पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, राज्यसभा सांसद कांता कर्दम, मेरठ मेयर अरिकांत सिंह आहलूवालिया ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व मंत्री सतपाल सिंह ने कहा कि देश के कालखंड को खंडित होने से बचाना है तो हमें वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आहुति देनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें दोष न दे और हम उन्हें एक ऐसा वातावरण दे सकें जिससे वे गर्वित हो सकें। आज का कार्यक्रम शुद्ध रूप से आपके सम्मान के लिए था, किसी भाषण के लिए नहीं था। और मेरे सभी मंत्रीगण हैं, माननीय सांसद हैं, मैं चाहता था 2-2 मिनट सब बोले, लेकिन उन्होंने कहा आज कोई कार्यक्रम हमारे भाषण का नहीं है। आज तो जो लोग चुनकर आए हैं उनका स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम है, तो मैं उनके लिए भी आपसे कहता हूँ एक बार उनका स्वागत होना चाहिए। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इसके बाद कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अशोक नागर ने सभी अतिथियों को सम्मानित किया। कवित्री दीपाली जैन, जिया, स्मृति जैन, वैशाली ने कविताओं से लोगों में जोश भर दिया। इस दौरान पूर्व एमएलसी सुरेश कश्यप, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, विजय मोहन, बलदेव राज शर्मा, वंदना चौधरी, बबली कसाना, विजय शर्मा, नीलम धामा, संजीव गुप्ता, वीरेश्वर त्यागी, राजेंद्र त्यागी, गोपाल अग्रवाल, अनिल स्वामी आदि अनेक लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से जो जमीन खाली कराई गई थी उस पर प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के तहत मकान बनाए गए थे। इन मकानों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को सौंपा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज की धरती से अमीनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ये था बुलेटिन। अब आज का खबरों का पोस्टमार्टम। दिल्ली के दिवंगत मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के नाम से हम सभी परिचित हैं, लेकिन साहिब सिंह को अपने नाम के पीछे वर्मा क्यों लगाना पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। आज 30 जून को दिल्ली के दिवंगत मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि है, इसीलिए उनसे जुड़े कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताते हैं कि जिस वक्त साहिब सिंह वर्मा शिक्षार्थी थे, पढ़ रहे थे, कॉलेज में शिक्षा हासिल कर रहे थे, तो उस वक्त जाट बिरादरी को लेकर तरह तरह का एक माहौल बना हुआ था, पूर्वाग्रह था, लोग पसंद नहीं करते थे। साहिब सिंह के सामने भी ये समस्या आ गई। तब एक प्रोफेसर जो कॉलेज में ही थे, उन्होंने साहिब सिंह को सलाह दी कि वो अपने नाम के पीछे वर्मा लगा लें। साहिब सिंह ने अपने नाम के पीछे वर्मा लगाया, जिससे सहपाठियों से उन्हें आदर सम्मान मिला। जो एक बिरादरी विशेष को लेकर नाराज़गी, डर, भय का जो माहौल था, उससे वे दूर रहे और इस तरह उन्होंने अपने साथियों के साथ शिक्षा पूरी की। साहिब सिंह वर्मा की छवि एक जाट नेता के तौर पर आज भी लोगों के दिलों में बरकरार है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 1996 से लेकर 1998 तक काम किया था।
13वीं लोकसभा में वो चुनाव जीतकर सांसद बने थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया था। साहिब सिंह का जन्म 15 मार्च 1943 को दिल्ली के मुंडका गांव में एक सामान्य किसान परिवार के घर में हुआ था। साहिब सिंह ने AMU से लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की है। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में उन्होंने पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। केशवपुरम वार्ड से वो पार्षद चुने गए थे। 80 में हुआ चुनाव दोबारा उन्होंने लड़ा, भाजपा प्रत्याशी तौर पर जीत हासिल की। इसके बाद दिल्ली की राजनीति में उनका कद बढ़ने लगा, खासकर भाजपा के संगठन में वो मजबूत नेता के तौर पर उभर रहे थे। वर्ष 1993 के चुनाव में दिल्ली विधानसभा में भाजपा को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। साहिब सिंह वर्मा को मदन लाल खुराना की सरकार में शिक्षा और विकास मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और भाजपा में शीर्ष नेतृत्व के सामने उनकी एक मजबूत छवि हुई। साल 1996 में जब भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे लालकृष्ण आडवाणी के बाद इस्तीफे की जो दबाव था वो मदन लाल खुराना पर भी था और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान उस वक्त के तेज तर्रार प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद सुषमा स्वराज और डॉक्टर हर्षवर्धन के बीच चल रहा था। केंद्रीय नेतृत्व ने 23 फरवरी को विधायकों की बैठक बुलाई, जहां पूरा नज़ारा बदल गया, क्योंकि 49 में से ज़्यादातर विधायकों ने साहिब सिंह वर्मा के नाम पर अपनी सहमति दी। इसके बाद भाजपा के शीर्ष कमान को विधायकों के दबाव में साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रूप में 2.5 साल तक काम किया, लेकिन चुनाव से 50 दिन पहले 1998 में प्याज की कीमतें एकाएक बढ़ गईं। मामला इतना तूल पकड़ गया कि प्याज की महंगाई पर उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद दिल्ली की कमान सुषमा स्वराज ने संभाली। सुषमा संगठन के अपेक्षा पर खरी नहीं उतर पाई। भाजपा को दिल्ली की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। दिल्ली में भाजपा अब तक उसके बाद वापस सत्ता में नहीं आई है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि साहिब सिंह वर्मा जब इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर निकले तो उन्होंने अपना सरकारी आवास हाथ खाली कर दिया और वो DTC की बस में बैठकर पूरे परिवार के साथ अपने गांव मुंडका चले गए थे। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद 1998 का विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था। उसके बाद 1999 में 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दी थी। आजकल हर तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC की चर्चा है। इस पर एक राजनीति के जो जानकार हैं उनका एक कहना है कि 5 अगस्त संभावित तारीख है जब UCC लागू किया जा सकता है। इसके पीछे कई तर्क हैं और उन तर्कों में जान भी दिखती है। ये माना जा रहा है कि सरकार आगामी मानसून सत्र में UCC कोड को संसद में रख सकती है। इसको लेकर बिल लाया जा सकता है। लॉ कमीशन ने UCC को लेकर आम नागरिकों से उनकी राय मांगी है। संसदीय समिति भी में इसको लेकर बिल लाया जा सकता है। 5 अगस्त की तारीख बड़े मामलों को लेकर भाजपा के लिए एक संकेत होती है। भाजपा ने कई बड़े काम 5 अगस्त को ही किए हैं। मानसून सत्र संभवतः 17 जुलाई से शुरू होगा और जो 10 अगस्त से चलेगा, इसलिए बीच में 5 अगस्त एक तारीख ऐसी आती है जो भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। 5 अगस्त को लेकर इतना बवाल क्यों है ये भी बता देता हूं। भाजपा के चुनाव में 3 बड़े मुद्दे रहे हैं: राम मंदिर, जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता। हम जानते हैं कि 2 वादे पूरे हो चुके हैं, राम मंदिर और 370 हटाने का वादा पूरा हो चुका है। दोनों का ही बीजेपी का जो है 5 अगस्त का इन दोनों घटनाओं से कनेक्शन है। सरकार ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का वादा पूरा किया और वो तारीख 5 अगस्त 2019 थी। तब कश्मीर में हड़ताल जरूर हुई, लेकिन सरकार का इतना बड़ा कदम उठ जाएगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को ही राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। दोनों बहुत बड़े मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे और भाजपा के सबसे बड़े चुनाव में तीर थे और ये दोनों ही कदम भाजपा ने 5 अगस्त को उठाए हैं। तो अब लग रहा है कि समान नागरिक संहिता का जो बिल आएगा वो भी 5 अगस्त को लाया जा सकता है।
जो लोग दिल्ली से गाज़ियाबाद नोएडा यात्रा करते हैं मेट्रो से खासकर, उनके लिए बड़ी खबर है। अभी तक दिल्ली से शराब लेकर गाज़ियाबाद में मेट्रो या नोएडा जाना संभव नहीं था, इसके लिए अनुमति नहीं थी। लेकिन अब शराब के शौकीनों के लिए जो मेट्रो के यात्री हैं, मेट्रो कॉरपोरेशन ने एक खुशखबरी दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बड़ा फैसला लिया है। अब यात्री शराब की 2 बोतलें लेकर सफ़र मेट्रो में कर सकते हैं। डीएमआरसी ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि दिल्ली मेट्रो के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधान के अनुसार दिल्ली मेट्रो में अब एक व्यक्ति शराब की सीलबंद 2 बोतलें ले जा सकता है। अधिकारियों की कमेटी ने पहले इस आदेश की समीक्षा की। पहले आदेश के अनुसार एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी, बाकी सभी लाइनों पर प्रतिबंध था। अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर लागू होगा। हालांकि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीने पर प्रतिबंध रहेगा। यात्रियों से इस बारे में खास अपील की गई है। दिल्ली मेट्रो में रोजाना हजारों यात्री एक दूसरे से दूसरे स्थान पर सफ़र करते हैं। दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए दिल्ली मेट्रो किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे में यात्रियों की सहूलियत के लिए डीएमआरसी समय समय पर नियम कायदों में बदलाव करती रहती है। ये भी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में शराब में जो बिक्री है, उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2022 की पहली तिमाही के मुकाबले इस साल शराब के खुदरा कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इसके अनुसार केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी और 2020 में शराब की बिक्री में 36% की वृद्धि दर्ज की गई थी। लेकिन उसके बाद ये वापस ले ली गई योजना और तब से शराब की बिक्री में दिल्ली में बहुत ज़्यादा कमी आई है। भारत में हर दिन रेल में 2 करोड़ 31 लाख लोग सफ़र करते हैं। यहाँ एक दिन में 13,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक भारतीय रेलवे का नेटवर्क फैला हुआ है। कई पड़ोसी देश ऐसे हैं जहां भारतीय रेल होकर गुजरती है। ये भी है कि जो पड़ोसी देश हैं वहाँ के लोग भी उसी ट्रेन से हमारे देश में घूमने भी आते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 2 ऐसे देश हैं जहां हमारी कई ट्रेनें जाती हैं। लेकिन ये वो ट्रेन है जिनमें आपको वीज़ा लेना पड़ता है और आपके पास वैध पासपोर्ट भी होना चाहिए, तभी आप इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। इसमें कड़ी में जो पहली ट्रेन का नाम आता है वो मैत्री एक्सप्रेस है। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। इस ट्रेन का शुभारंभ 14 अप्रैल 2008 को हुआ था। ये सप्ताह में 1 बार चलती है। इस ट्रेन में 6 डिब्बे हैं, जिसमें 1 एसी फर्स्ट क्लास, 1 पेंट्री कार, 1 एसी चेयर कार और 2 एसी चेयर कार हैं। इस ट्रेन का संचालन दोनों देशों के बीच शानदार संबंध को दर्शाता है। ये ट्रेन भारत के कोलकाता से चलकर बांग्लादेश के गेदे तक जाती है। इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपको वीज़ा भी चाहिए और पासपोर्ट भी। भारत और बांग्लादेश के बीच ही मिताली एक्सप्रेस भी चलती है। इस ट्रेन को भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री नूरुल इस्लाम सुजान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। भारत से ये ट्रेन शनिवार और रविवार को चलती है। बांग्लादेश से ये ट्रेन सोमवार और बृहस्पतिवार को चलती है। इस ट्रेन से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका तक का सफ़र तय किया जाता है। इस ट्रेन का टिकट खरीदने से पहले आपके पास वैध वीज़ा और पासपोर्ट होना ही चाहिए। इसी कड़ी में बंधन एक्सप्रेस का नाम भी आता है। ये ट्रेन 2017 में शुरू हुई थी। इस ट्रेन की टिकट खरीदने से पहले पासपोर्ट और वीज़ा दिखाना पड़ता है। दोनों देशों के बीच चलने वाली बंधन एक्सप्रेस बांग्लादेश से भारत आने वाले ज़्यादातर यात्री जो घूमने का उद्देश्य जाते हैं, उनके लिए कारगर है। भारत और नेपाल के बीच भी एक ट्रेन चलती है। ये बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक जाती है। इस ट्रेन की शुरुआत मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई थी। नेबर फर्स्ट पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी है, भारत की, उसी के तहत इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी। ये डीएमयू ट्रेन दोनों देशों के बीच मैत्रिक संबंधों को दर्शाती है। इस ट्रेन में जो किराया लगता है वो जयनगर से जनकपुर तक 60 नेपाली रुपये होता है। भारतीय रुपये अनुसार टिकट की कीमत मात्र 37 रुपये 50 पैसे है। जयनगर से कुर्था तक सफ़र करने के लिए 70 नेपाली रुपये लगते हैं, जो भारत के हिसाब से 43 रुपये 75 पैसे होते हैं। समझौता एक्सप्रेस का भी नाम हम यहाँ ले सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत 22 जुलाई 1976 को हुई थी। ये ट्रेन अटारी बागा के बीच केवल 3 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। साल 1994 तक ये रोज़ चलती थी, लेकिन 1994 के बाद अब यह हफ्ते में 2 बार चलती है। इस ट्रेन में भी यात्रा करने के लिए आपके पास वीज़ा और पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये भी बताया जा रहा है शिमला समझौते में वे शांति संधि समझौता जो हमारा हुआ था
उसमें समझौता एक्सप्रेस चलाने का फैसला लिया गया था, लेकिन 8 अगस्त 2019 के बाद इस ट्रेन को बंद कर दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की तमाम घटनाओं को जानने के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का खबरों का पोस्टमार्टम कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।